सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थोड़ी सी कम वक्त में आप इकट्ठे हो सके। ये महीना अक्टूबर का है और अक्टूबर के महीने में एक भयानक बात हुई थी। पाकिस्तान जल रहा था। कभी बोरीबंद लाशों की बातें होती थी तो कभी गोलियों की बातें होती थी, कभी बम के धमाके होते थे। और ये वो मौसम था जिसमें यहाँ एक आमराना हुकूमत थी। जनरल मुशर्रफ का दौर था और उसी आमराना हुकूमत में पाकिस्तान के लोगों ने इंतज़ार किया था एक सियासी शख्सियत का कि वो शख्सियत आए और हमें आके निजात दिलवाए ऐसे निज़ाम से, ऐसी हुकूमत से। उसी पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद की किरण बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ऐलान कर दिया कि मैं आ रही हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि आप सोचें, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और लोगों का सहारा बनने के लिए वहाँ 18 अक्टूबर 2007 में यहाँ कराची में तशरीफ़ आवर हुई। उस वक्त की हुकूमत ने बरमला बड़े बड़े बयानात दिए और कह दिया कि ये जलसा 12 बजे के बाद तो होगा ही नहीं। और ठीक उन्हीं के कहने पर कारसाज के पुल के करीब 2 बम के धमाके हुए। हमारे 200 से ज़ायद जानिसाराने बेनज़ीर इस मुल्क के बाशिंदे, पार्टी के वर्कर, अवाम शहीद हो गए। कुछ के लाश पूरे मिले, कुछ के टुकड़े टुकड़े होके मिले। वो टुकड़ों को हमें बचा के रखना पड़ा 2-3 महीने, क्योंकि डीएनए का टेस्ट होना था। 2-3 महीने के बाद उनको तदफीन का नसीब हुई। हाँ, हमने उनको अपना भाई समझकर, बेनज़ीर साहबा ने उनको अपना भाई समझकर गड़ी खुदाबख्श में दफन करवाया। ये हमला हमारे वर्करों पे जहाँ था तो था, लेकिन हमला दरअसल बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर था। पहले ही दिन वो कुव्वतें जो बयानात दे रही थीं, जिनको बेनज़ीर का आना बहुत गिरां लग रहा था, उनके होते हुए उस कारसाज की पुल तक जब हम चल रहे थे तो देखा ये जाता था कि सामने वाली बत्तियां बंद हैं और जब हमारी ट्रक गुजरती थी तो पीछे वाली बत्तियां जल जाती थी। और हमारे वर्करों के परखचे उड़ गए। हमारी जमहूरियत के लिए जो उम्मीदें वाबस्ता थीं, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। बाज हम भी नहीं आते। अवाम के साथ का वायदा जो किया हुआ था वो निभाते हुए हमारे वर्कर शहीद हुए और 1-2 महीने के बाद हमसे बेनज़ीर भुट्टो भी छीन ली गई। हम उसकी याद को ताज़ा करने के लिए हर साल 18 अक्टूबर को उन शहीदों की याद में
जलसा मुनक्कद करते हैं। और मैं कल परसों पार्टी की एक सिंध की मीटिंग भी की, जिसमें हमने ये फैसला किया कि ये क्योंकि 11 रबीउल अव्वल आ रहा है, इसलिए हमने एक दिन पहले 17 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे बाग़ जिना कायद-ए-आज़म के मज़ार के करीब वहाँ जलसे का इनेकाद किया है, जिसका आज मैं आप सबके सामने ऐलान करके इस जलसे की तैयारियों का शुरुआत कर रहा हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि वैसे तो सिंध के हर ज़िले में गरीब लोगों का साथ देते हुए हमारी पार्टी ने आवाम के साथ मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड ज़रूर करवाया है। हाँ, हम मानते हैं कि ये कार्ड काफ़ी नहीं है, इसको हम और आगे बढ़ाते हुए इस जलसे में भी बातें करेंगे, वो बातें जो सिंध के लोग महसूस करते हैं और वो सिंध के लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उन पर पे दर पे हमला करके ज़िंदगी जो अजीरन की जाती है उस पर अपना इज़हार ख्याल करेंगे। हमारी लीडरशिप जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस जलसे से खिताब करेंगे ही करेंगे और दूसरे मरकज़ी कायदीन भी वहाँ मौजूद होंगे। ये तो खैर हुआ 17 अक्टूबर के इस जलसे के ऐलान के बारे में। रही बात कि ये हुकूमत, जिसका सबको पता चल गया है कि पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझती, पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए, पार्लियामेंट की बेइज्जती करते हुए चले जा रही है। सुप्रीम जुडिशरी ने कह दिया कि जब कोई इमरजेंसी हो तो फिर तो ऑर्डिनेंस आता है, लेकिन आज मुल्क में कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन ये काले कवानीन ऑर्डिनेंस पे सदर साहब से दस्तखत कराते हुए लागू किए जा रहे हैं, जिसका और कुछ हो न हो, ये ज़रूर है कि पार्लियामेंट की बेइज्जती उस हुकूमत ने ही कर दी। जो पहले जो हुकूमत में ये नहीं थे तो इस पार्लियामेंट को नंबर 2 इदारा कहते थे। आज वो अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की बेइज्जती होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। ऑर्डिनेंस के जारी करने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंडेम करती है और हम अपनी जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चंद थोड़ी सी बातें थी, जाहिर है आपके सवालात होंगे और चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी कुछ कहेंगे, उसके बाद सवालात। अक्टूबर के जो शहीद थे अभी तक कोई तहकीकात नहीं हो सकी है। तीसरा दौर आपका चल रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत से सैकड़ों की तादाद में जो कारकुनान ने शहादत के कुर्बानियां दी। अब क्या पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ हमारी आप सवाल है, देखिए 18 अक्टूबर को जो हुआ था सानिया, और उसके बाद जो 27 दिसंबर को सानिया हुआ था, उस वक्त जो हुकूमत मौजूद थी उन लोगों ने दोनों वाक़यात के लिए आइडेंटिकल उसको जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, सारे शवाहिद मिटा दिए। और ये वही करता है, मैं बड़ा क्लियरली करता हूँ, जिसकी खुद इन्वॉल्वमेंट और ये बाद में साबित हुई है। तो ये तहकीकात भी अपनी जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जैसी आई थी
2008 में उन्होंने उनकी तहकीकात कह रहे वकार FIR भी नहीं काटी थी, अगले दिन खुद जाके हमने FIR कटवाई थी लीडरशिप ने जाके, तो वो जो शवाहिद उन्होंने बिल्कुल मिटा दिए, उससे उनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से पता चलती है। और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट मानने के बाद बड़ी हाई लेवल पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 27 दिसंबर की भी और 18 अक्टूबर की भी इंक्वायरीज की थी, और जो शवाहिद मौजूद थे या जो मिल सके उनको उस पर वो रिपोर्ट्स भी बनी हुई और शामिल की हैं। आपने बताया चेयरमैन साहब तो मुताबिक होंगे, आपके पास जरदारी साहब काफी कोरोना की प्रोग्राम कुछ बेहतर हुई है, क्या वो भी सियासी तौर पर फाल होंगे, सियासी सरगर्मी अपनी आगाज करेंगे जब से लेकर, या भी वो गैर फाल ही रहेंगे? देखें, गैर फाल तो वो है नहीं, बाकी तरीक़ेकार बात करने का, चाहे वो ऑनलाइन भी होता है, वीडियो कॉल भी होती है और फिज़िकल प्रेजेंस भी होता है। तो मैं आसिफ अली जरदारी साहब को गैर फाल क्यों कहूँ? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं और को चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स। साहब, आप लोगों से सवाल है, आप कोई भी जवाब दे दें कि जो हुकूमत मौलवी थी उसमें खास तौर पर परवेज मुशर्रफ साहब का नाम आता है, उनको आपने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया, और जब वो दुबई जाने लगे तो उनको सिंध भी बुलाया और उनको दुबई यहाँ से आपने रवाना करवाया, तो कहीं ना कहीं आपने उन लोगों से मफाहिमत नहीं कर दी है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुल्क से बाहर नहीं गया था, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मैं माफ़ करिए, उनकी हुकूमत थी, ECL पर थे, केस को फेस कर रहे थे और उसके बाद ECL से हुकूमत ने इजाज़त दी और वो चले गए बाहर। उसके पीछे फिर कोर्ट ने एक फैसला किया, उस कोर्ट को ही तबाह कर दिया गया। अगर वो बेहतर है कि अगर आप उसका जिक्र करते तो वो बेहतर लगता। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट को तहलील किया गया उस फैसले को ख़त्म करने के लिए। उसमें हम इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें ये हुकूमत इन्वॉल्व थी। कोर्ट की तहलील में, कोर्ट की डिसोल्यूशन में ये हुकूमत इन्वॉल्व थी। अच्छा, ये बताइएगा कि रहमान मलिक साहब ये कहते थे कि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी पकड़ लिए थे, लेकिन अदालत ने उनको छोड़ दिया। क्या कहेंगे? जी सर। अदालत ने उनको छोड़ दिया। जी कहते थे कि हमने पकड़ लिए थे। जी सर, तो अदालत ने छोड़ दिया तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी सर। जलसे की तैयारियां देखो, हमने मैदान देखा हुआ है, आपने मैदान देखा हुआ है, स्टेज भी लगेगा, कुर्सियां भी रखी जाएंगी, लोगों का इंतज़ार भी होगा और दिन भी गुजर जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी साबित किया था कि लोगों का एतमाद है उसके ऊपर। वो लाखों की तादाद में जलसों में शरीक हुए हैं और कर जो थे, एक तो पूरे मुल्क से थे जो शहीद हुए, पूरे सिंध से जो शहीद हुए। हाँ, उसमें 18 अक्टूबर का वो दिन है, जैसे 27 दिसंबर का दिन है, जैसे 4 अप्रैल का दिन है। ऐसे दिन हैं जिसमें सारा सूबा अगर शरीक होता है तो भी कम है, सारे मुल्क से भी आ सकते हैं। नैब का ऑर्डिनेंस आ गया है और नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन भी की जा रही है। बतौर CM सिंध आपका क्या पॉलिसी बनेगा, इसको आप किस नजर से देखते हैं? निसार साहब, ये आप CM सिंध कह रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा, और सुबह मैं इस्लामाबाद ही था, ये नैब कोर्ट की हियरिंग के लिए गया था, उधर भी मुझसे सवाल हुआ था, आपने ऑर्डिनेंस देखा है किसी ने अभी तक? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसी ने मसवदा देखा है जो गेजेटेड है, जिसको आप कह सकते हैं ये मसवदा है? इसलिए कि 5-6 मसवदे आ गए। इसी हुकूमत की तरह ये हाल है, ये इस हुकूमत का हाल है ना कि हर चीज़ में कुछ पता नहीं किया। मैंने तो सुना है कि सदर साहब के जाने के बाद भी वहाँ से वापस आए कि वो भाई इसमें ये चीज़ रह गई, ये निकाल दो, ये चीज़ डाल दो, अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए।
ये ऑर्डिनेंस बनाएगी। और मैंने आज सुबह भी कहा था कि इस हुकूमत को चाहिए कि जो महंगाई का तूफ़ान इन्होंने बर्पा किया हुआ है, जो गरीब आदमी को, हर शख्स को, मुझे आपको तकलीफ़ में डाला हुआ है, कोई ऑर्डिनेंस लाएं तो उसके लिए लाएं तो हम वाह भी करें, आप भी वाह करें। अपने फ़ायदों के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं, अपने फ़ायदों के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं, और फिर हमसे उम्मीद रखते हैं कि जी आप इसको सपोर्ट करें। समझते ये हैं कि कोई लालच दे रहे हैं। तो हम बिल्कुल क्लियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कह चुके हैं कि ऐसे कवानीन जिससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो, और पार्लियामेंट को बाईपास करके लाए जाएं, उनको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, देखिए बात सुने, ऑर्डिनेंस, हम इदारे की बात कर रहे हैं ना, या फर्द की बात कर रहे हैं? अगर इदारा है तो नैब है। अगर तुम उसके डिप्टी चेयरमैन को जबरदस्ती इस्तीफा दिला देते हो तो ये क्या तुक है? और फिर इदारे के लिए तो कोई भी डिप्टी चेयरमैन भी संभाल सकता था, कोई और भी संभाल सकता था। आपने ये सारा माहौल जो है पहले क्यों नहीं तैयार किया कि अब आप बैठ के कह रहे हैं कि जी सदर साहब मुशावरत करेंगे, फलां मुशावरत नहीं करेगा, फलां मुशावरत के? आपको पता नहीं था कि 8 अक्टूबर को कोई रिटायर होगा? ये 4 महीने पहले क्यों नहीं शुरू हो सकती थी बात, जब आपको पता था कि सब कुछ होना है? और नैब का बहुत अहम इदारा है, तो उसके लिए पहले तो आंखें खोलनी चाहिए थी, या अभी आके जब टाइम होगा तो उसके बाद शुरू होगा? क्योंकि आपने एडहॉकिज्म में चलाना है। एक्सटेंशन जो है एडहॉकिज्म है। एडहॉकिज्म पे हुकूमतें अगर चलाई जा रही हैं तो जाहिर है उसका मनफी नतीजा ही निकलेगा। सीएम साहब, मुसलसल इमरान खान कह रहा था कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। रिसेंटली जो एनआरओ पेपर्स में जो नाम आए हैं, इनके वफाकी वज़रा और दीगर के नाम है, क्या ये उनको एनआरओ नहीं दिया गया? मेरे भाई, मैंने आज यही सवाल वही रिपीट, और सुबह भी मुझसे ये सवाल किया गया था। मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट अप्रैल 2016 की जनाब इमरान खान साहब की एक ट्वीट है, वो आप पढ़ लें और उसके बाद उनसे जवाब, उनसे लें, मुझसे ना लें। मैं नहीं जवाब दूंगा। निकालना है तो उन्हें निकालना है, मैंने किसी अपने वजीर को नहीं निकालना है जिसका नाम आ गया। उस ट्वीट में कहते हैं हजरत कि ऑफशोर अकाउंट खोलने के सिर्फ 2 वजूहत हैं, या तो कोई अपने चोरी का पैसा छुपा रहा है या कोई टैक्स चोरी कर रहा है, और कोई वजह नहीं हो सकती। तो अगर जो उनके नाम आए हैं उनकी ये वजूहत हैं तो उनको निकालें, तहकीकात करने से पहले उनको तो फारिग करें। ये तो अपनी तरफ से कह चुके हैं। और एक चीज़ और जो निसार साहब ने, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, जहाँ तक मुझे पता है मुफ्ती साहब कन्फर्म करेंगे, ये जो कह रहे हैं कि सदर साहब अब मशवरा करेंगे लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, पहले भी यही कानून था। पहले भी कानून में यही था, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विल अपॉइंट अ चेयरमैन नैब। अभी क्या ये उधर से उनके जो आ जाते हैं छोटे मोटे गोल मोल टाइप के लोग, वो ये बात करते हैं कि जी सदर बात कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे बात। पहले भी यही था कानून में। तो प्रॉब्लम यही है कि ये हुकूमत एडहॉकिज्म पे चल रही है। बड़े बड़े इदारे, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इदारे हैं नैब के, उनको उन्होंने अपने ज़ेर असर ऐसे किया हुआ है कि हर तरीके से उस पर कंट्रोल रखना चाहती है। और उसकी इलेक्शन कमीशन का आपको सबको पता है जो चल रहा है मामला। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये हुकूमत हर तरीके से हुक्मरानी करने की अपनी, अगर उनकी कोई थी पावर, वो लूज़ कर चुकी है। और इंशाल्लाह ताला, लोग कहते हैं वो अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, वह आज हो इलेक्शन, हम तैयार हैं। जिस वक्त इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कहीं नज़र नहीं आती, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो। इसलिए कि चारों सूबों के लोगों के साथ जो जुल्म ढाया गया है, जिस तरीके से लोगों को रहने का हक छीना गया है, मेरा नहीं ख्याल है कि इस मुल्क के लोग अब सेलेक्ट भी कर सकेंगे इनको कोई। बहुत रशीद साहब, ये बताएं कि एमक्यू वाले कल मिले थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और उन्होंने फिर वही पुराना चूरन मरदमशुमारी और मुख्तलिफ चीज़ें जो की है, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई मरदमशुमारी के हक में है या ये दिल्ली टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, सबसे पहले मुझे नहीं पता कि एमक्यू वाले आप बता रहे हैं, मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं जो मुझे पता है वो बता सकता हूँ। CCI में मरदमशुमारी
के ऊपर वोट हुआ, मैंने उसको अपोज किया। उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग थे। सीसीआई के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई है नहीं रुकन। उस कमेटी ने उसको पास किया था और मैंने उस पर एहतजाज किया, मैंने उसमें डिसेंट में वोट डाला और अप्रैल 2021 में, आज 6 महीने होने लगे, हमने पार्लियामेंट को रेफ़र किया हुआ है, जो हमारा आईनी हक है, आर्टिकल 160 सब 156 वट एवर 150 हमारा आईनी हक है। और नेशनल असेंबली के रूल्स कहते हैं कि जैसे ही स्पीकर को ये मौसूल हो वो सर्कुलेट करे और जल्द से जल्द अगर इजलास जारी है कोई जॉइंट तो उसी वक्त उसको पेश करे, नहीं तो जल्द से जल्द प्रेसिडेंट को इजलास। 6 महीने हो गए, एक पूरे सूबे को आपने उसके आईनी हक से महरूम रखा है और अगर उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ करेगा। तो ये एक फॉल्टी सेंसस था। हमने सिर्फ उस वक्त इसलिए उसको अग्री किया था कि इलेक्शंस टाइम पे हो, लेकिन अब टाइम मौजूद है, बातें कर रहे हैं कि जी हम करेंगे। अग्री नहीं किया था सर, हमने तो वैलिडेशन के लिए कहा था। हाँ, वैलिडेशन अग्री भी नहीं किया था कम्प्लीटली। उस वक्त था कि 5% वैलिडेशन होगी, वो टाइम इन्होंने गुजार दिया। मेरे कहने का मकसद, जो मैं हर चीज़ में कह रहा हूँ, आप प्लीज़ कोई सब्जेक्ट उठा लें, ये हुकूमत मिजरेबली फेल हो चुकी है आइन को फॉलो करने में, कानून को फॉलो करने में, लोगों को रिलीफ देने में। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी के कवानीन बनाने में ये बहुत तेज़ है। मेरा ख्याल है उसका सबक हम सब ने लेना चाहिए कि ये फ़ायदेमंद कवानीन कैसे बनते जो। लेकिन हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फ़ायदे में कानून बनाने के हक़ में कभी नहीं रहती। साहब ये बताइएगा, ये मरदमशुमारी के हवाले से, नई मरदमशुमारी पे भी इलेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से अभी कुछ लम्हों पहले बात करिए विभागीय वज़ीर साइंस ने, शबीर फराज ने, कि उसी पर इलेक्शन होंगे। आप कबूल करेंगे ये दोनों बातें? सर पहले तो मरदमशुमारी हो जाने दें, फिर इलेक्शन होगा। ये पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ चुकी है। ये बताएं कि जो आपका जलसा है इसमें अदर पार्टीज को भी आप मदद करेंगे, दीगर पार्टियों को भी बुलाएंगे अपने जलसे में? सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जलसा हो रहा है। पार्टी का ही होगा। आपको बुलाएंगे।